मुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। दो 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा लगातार जनता के बीच जा रही है और इस कड़ी में यूपी की बीजेपी सरकार अपने 4.5 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड रविवार को जनता के सामने पेश करेगी। इसके लिए यूपी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। कल सीएम योगी लखनऊ में अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी योगी राज की उपलब्धियां जनता को बताएंगे। केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी सांसद और बीजेपी संगठन के वरिष्ठ नेता अलग अलग जिलों में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम योगी राजधानी लखनऊ में होंगे तो सांसद महेश शर्मा नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वरुण गांधी पीलीभीत में सरकार के फैसलों को बताने की जिम्मेदारी निभाएंगे। राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम मुरादाबाद में पत्रकारों से संवाद करेंगे। साक्षी महाराज उन्नाव में सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। वहीं केंद्र में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा में लोगों से रूबरू होंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में संवाद करेंगे। इधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा हमारे कामों को अपना बताने के काम कर रही है। इस बार का चुनाव सत्ता पक्ष के खिलाफ होगा। 4.5 साल दूसरों का काम अपने काम में गुजार दिया। इस बार सत्ता पक्ष के खिलाफ मतदान होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे किए थे। भारतीय जनता पार्टी का जो कल्याण संकल्प पत्र था उसको तो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। इनके पहले ही दिन कहा कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। हम जानना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि उनकी आय कब दोगुनी होगी। नौजवानों को नौकरी और रोजगार 70 लाख देने की बात की थी। आज सरकार बताए कि कितने नौजवानों को नौकरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि हमारे पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। इस दौरान सीएम ने इशारों में ही राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। शासन की योजनाओं पे सरकार के संरक्षण में डकैतियां डाली जा रही थी और उत्तर प्रदेश की छवि ऐसी हो गई थी कि उत्तर प्रदेश का नौजवान कभी उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसको लोग हेद इससे देखते थे। कुछ जनपद तो ऐसे हो गए थे कि वहां के नौजवान अगर कहीं उस जनपद का नाम ले लें तो होटल के लोग, होटल वाले कमरा नहीं देते थे, धर्मशाला वाले वहां उसको ठहरने नहीं देते थे। ये उत्तर प्रदेश की पहचान हो गई। लेकिन आज हमारी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मैं कह सकता हूं 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश ने उनकी पूरी खानदान को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे कहेंगे उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुत खराब हैं। और यही स्थिति जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो हिंदुस्तान के बारे में भी टिप्पणी करते हैं। उनको चाहिए उत्तर प्रदेश से सब कुछ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की निंदा करना, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करना, भारत के बाहर भारत के बारे में टिप्पणी करना, देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करना, राम और कृष्ण को नकार जाना उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा है। जो एक्सीडेंटली हिंदू होगा तो यही तो होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सभा पर निशाना साधा है और मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, राजनीतिक पार्टी है। जब देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ा था तो उसने भारतीय जनसंघ को उस समय लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए उस समय जनता पार्टी में समाहित कर दिया था। याद करिए, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, हमने अपनी विचारधारा से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय मोर्चा का समर्थन कर दिया था। क्योंकि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी थी।
उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन देश और दुनिया के सामने बेहतरीन रहा, लेकिन साथ साथ मैं कह सकता हूं भूख से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई, क्योंकि हर व्यक्ति को फ्री में राशन देने की व्यवस्था सरकार ने उपलब्ध कराई। तो सियासी दौर में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और सपा पर निशाना साधा। सीएम ने लिखा कि पिछली सरकार में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बाढ़ में डूबे रहते थे, बच्चे और नागरिक इंसेफ्लाइटिस और डेंगू की चपेट में आकर तड़पते थे। उस समय जिम्मेदार लोग सफाई में फिल्मी हस्तियों के नृत्य का आनंद लेने में व्यस्त रहते थे। इधर शामली हुए भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अशोक कटारिया ने कहा कि सिर्फ भाजपा के राज में ही महिलाएं और व्यापारी सुरक्षित हैं। योगी राज में अपराधी और माफिया या तो भाग खड़े हुए या फिर जेल में। प्रदेश से बदमाशों का खात्मा हो चुका है। गुंडे केवल सड़क पर चलते हुए नहीं डरते, आज योगी के मारे गुंडे जेल में भी डरते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? बोलो सही, ईमानदारी से डरते हैं। गुंडे केवल जेल में नहीं डरते हैं, इस सरकार में गुंडे सड़क पर यात्रा करने में भी डरते हैं। तख्त बदला है, तस्वीर बदली है। तख्त बदला है, तस्वीर बदली है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की तकदीर बदली है। आजमगढ़ जिले में प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने 2022 चुनाव के लिए मंडल अध्यक्षों के साथ ही पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को गिनाया और जनता के बीच इन उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाने की बात कही। इस दौरान मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि गन्ना किसानों के 95,000 करोड़ का भुगतान सपा की पिछली सरकार ने किया था। भाजपा राज्य सरकार ने 1 साल में 1,44,000 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को किया है। 10 साल में 30 चीनी मिल को बसपा और सपा सरकार ने बेच दिया, जबकि चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने का काम किया गया है। आज़ादी के 70 साल में जनपद आजमगढ़ में जितनी पेंशनें बनी, उससे ज़्यादा पेंशन 4.5 वर्षों में योगी सरकार के कार्यकाल में दी गई है। ये तमाम ऐतिहासिक काम है और गांव, गरीब, किसान, नौजवान का सम्मान करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं विश्वास से हमारे कार्यकर्ता रात दिन परिश्रम करके सरकार के लोक कल्याण के कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इधर चित्रकूट में हुए समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में बोलते हुए पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने कहा कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है। समाजवादी पार्टी सरकार में भगवान परशुराम की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था और ब्राह्मण वर्ग को सम्मान दिया गया। ब्रह्म समाज ने 2012 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की थी और हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का ब्रह्म समाज इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, बल्कि आज वो इस पर बहस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में परशुराम जयंती पर अवकाश देने का काम किया उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार भी थी, जिसने 23,000 संस्कृत के ब्राह्मण शिक्षकों को सीधे रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश में सवर्ण यात्रा शुरू करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। अयोध्या में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई, जिसमें प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मतदाताओं को एकजुट करने से उनसे जुड़ी योजनाओं को लागू करने पर चर्चा होगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार पिछले कई सालों में पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाओं को ला चुके हैं, आगे भी नई योजनाओं को लागू करने पर विचार जारी है। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के अंतिम व्यक्ति को भरपेट भोजन और मकान मिल सके, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। कार्यक्रम के समापन पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल रहे। ओबीसी वर्ग का ही रहेगा और समाज के सभी वर्गों के कारण आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लोग स्वीकार करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास के आधार पर आदरणीय मोदी जी काम कर। ऐसा एक गरीब में पला हुआ और गरीबी का एहसास करने वाला वो व्यक्ति है और पूरी दुनिया के अंदर गरीबों की सेवा दिल से नहीं आत्मा से करते हैं और आत्मा से सेवा कर रहे हैं। और इधर प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने ओम प्रकाश राजभर के दावों की हवा निकाल दी। चंद्रशेखर ने ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के भागीदारी मोर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कुछ तय नहीं है, वक्त आने पर तय होगा।
राजभर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि आज़ाद समाज पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में उनके भागीदारी मोर्चे का हिस्सा बनने जा रहा है। उनके इस दावे में कितना दम है, क्या सच्चाई है, ये सीधे चंद्रशेखर जी से जानते हैं। देखिए, मैं आज इलाहाबाद में हूँ और एक प्रेस के एक प्रोग्राम में शामिल होने आया था। वहाँ उनसे मुलाकात हुई है और खूब चर्चाएं हुई और चर्चाओं के बाद जो है अफवाहों के बाजार गर्म हो जाते हैं। तो प्रयास है कि बहुत सारी चीज़ें अभी बन रही हैं और कुछ अगर बनेगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। वो भाई हैं, साथी हैं और हमारा प्रयास है कि दलित पिछड़ों के लिए कुछ हो। तो मगर गठबंधन का जो फैसला, इस तरह का जो फैसला, वो हमारा, मेरे पास उसके अधिकार नहीं, कोर कमेटी के लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर इसमें कुछ भी ऐसा होगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। राजभर जी जो दावा कर रहे हैं कि आप उनके मोर्चे का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आपकी पार्टी, उनकी पार्टी की संख्या अब 10 से बढ़कर 11 हो जाएगी, उस दावे में कितना दम है? अब देखिए, उन्होंने कहा कि बनने जा रहे हैं, तो अभी गठबंधन की चर्चाएं तो चल ही रही हैं और भी चल रही हैं। लेकिन मैंने तो आज प्रेस के सामने बात कही कि हमारा प्रयास है कि हम ताकतवर होकर लड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है। इस चुनाव से 2024 के रास्ते भी जो हैं खुलेंगे। और सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है, उनका लक्ष्य है कि संविधान खत्म हो जाए, तो हम संविधान को बचाने के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। विजय तिलक। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 52वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 7वीं जयंती पर साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अंग्रेजों ने आर्य और अनार्य कहकर हमें बाहर का बताया और हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को अपने इतिहासकारों के जरिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जबकि पूरे भारतवर्ष का डीएनए एक है। उन्होंने कहा कि हमें आर्य और द्रविड़ के रूप में बांटा गया, जबकि माता सीता ने भी आर्य पुत्र कहकर संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण और ग्रंथों में हमें इसका हिस्सा बताया गया। कोई ग्रंथ ये नहीं कहता कि हम बाहर से आए हैं, हमारे मन में ये भरने का काम किया गया है, हम बाहर से आए हैं। आर्य द्रविड़ का विवाद झूठा और बेबुनियाद रहा। भारत का डीएनए एक है, इसलिए भारत एक है। आज दुनिया की तमाम जातियां अपने मूल में समाप्त हो गई, जबकि भारत में फल फूल रही है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जो नई डीएनए थ्योरी आई है, वह भी क्या कहती है कि पूरे देश का डीएनए एक है, अलग अलग नहीं है। आर्य और द्रविड़ का जो विवाद खड़ा किया गया है, ये झूठ है, यह असत्य पर आधारित है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। पूरे भारत का डीएनए एक है और इसलिए भारत एक है। 19 सितंबर को बागपत के छपरौली में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और इसी कार्यक्रम में उनके बेटे जयंत चौधरी की पगड़ी रस्म होगी। इसमें 32 बिरादरी के लोग जयंत चौधरी को पगड़ी पहनाकर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिसके बाद वो अपने बाबा चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए तैयारी पूरी है। कार्यक्रम में 32 चौधरी और 24 खाप के लोग शामिल होंगे। श्रद्धांजलि सभा से पहले एक हवन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पूरा चौधरी परिवार शामिल होगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद से पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। 19 सितंबर को विधि विधान के साथ पगड़ी रस्म के बाद जयंत चौधरी को जिम्मेदारी पूरी तरह से सौंप दी जाएगी। स्वर्गीय अजीत सिंह चौधरी की श्रद्धांजलि सभा बागपत के छपरौली में आयोजित की गई है। उस सभा में ही उनके बेटे जयंत चौधरी को रस्म पगड़ी अदायगी की जाएगी, यानी अजीत सिंह की जगह जयंत चौधरी को रस्मों रिवाज के साथ दिया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास तैयारी की गई है, किस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो छपरौली के पूर्व विधायक हैं वो भी मौजूद हैं और साथ ही जो आयोजक कमेटी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार ये जो कार्यक्रम है किस तरीके से खास होगा और कितने लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विधायक जी, किसान मसीहा चौधरी अजीत सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा रस्म पगड़ी में बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ आएंगे और चौधरी अजीत सिंह जी ने जिन्होंने सारा जीवन किसान मजदूरों के लिए काम किया, सद्भावना और भाईचारे के लिए सदा समर्पित उनका जीवन रहा,
ऐसे व्यक्ति कोरोना काल में हमारे बीच से चले गए और हम श्रद्धा सुमन भी अर्पित नहीं कर पाए, तो हम अपनी कल श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। आप बताइए, इस रस्म पगड़ी को लेकर के किस तरीके से तैयारी की जा रही है और खास तौर से जो क्षेत्रीय लोग हैं उनमें कितना उत्साह है? ये तैयारी स्वयं किसान और 36 बिरादरी के लोग मिलकर स्वेच्छा से पहली दफा ये देखने को मिलेगा। इस रस्म पगड़ी पे स्वेच्छा से 36 बिरादरी चौथ साहब को अपनी पगड़ी भेंट करेगी और इस पगड़ी की लाज जो चौथ साहब को सबमिट की जाएगी वो 36 बिरादरी की लाज होगी। पहली एक ऐतिहासिक यहाँ से मैसेज जाएगा छपरौली से। और जहाँ तक आने का सवाल है, आपार जनसमूह, वो हमारा अलग अलग प्रदेश हरियाणा हो, पूरे भारत के, मैं ये कहता हूँ पूरे भारत के लोग इसमें शामिल होंगे। अब यहाँ पर एक भव्य आयोजन करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसी कार्यक्रम में उनके बेटे चौधरी जयंत चौधरी को पगड़ी पहना करके एक रस्म पगड़ी के तहत उनकी खाली जगह को पूरा किया जाएगा। तो यानी कुल मिला के कल आरएलडी और जयंत चौधरी के लिए एक अहम और खास दिन होगा, क्योंकि कल उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बागपत से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। मुजफ्फरनगर में एक पंचायत में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया है। नरेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने सही से किसानों की समस्या पर बात नहीं की और मांगे नहीं मानी तो पश्चिमी यूपी में भाजपा के झंडे लगने भी मुश्किल हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर में सीएम के कार्यक्रम को लेकर भी कहा कि अगर हम चाहें तो कार्यक्रम में रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन भाजपा इसे हमारी कमजोरी ना समझे। हम तो वो क्या भाई, इस तरह की बात है, अगर विरोध हम करने लगे तो गाड़ियों पे झंडे नहीं मिलने के। हरियाणा में है झंडे बिल्कुल खत्म है, भाजपा का झंडा कहीं भी नहीं। तो हमने तो इन्हें छूट भी दे रखी है। हमने तो कहा भाई यहाँ से मुजफ्फरनगर इसमें उत्तर प्रदेश में इस तरह के वो ना करो बातचीत। इतनी जनता यहाँ भी गुस्से में और ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। इनकी खता नहीं है तो खता तो केंद्र सरकार की है, पता नहीं किसके हाथों की या गुड़गुड़ी बन रही है सरकार। ये इस तरह की बात नहीं चाहती, बातचीत अच्छी तरह से बात करे, एक सभ्य शासक की तरह से बात करे। मोदी जी है बात, किसानों की बात कहनी भी पसंद नहीं करते। आखिर के लोग ऊपर है बात, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चले। 21 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी ग्रेटर नोएडा आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चलाया। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम नोएडा में रात्रि विश्राम के लिए भी रुक सकते हैं। नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक पुलिस खास चौकसी बरत रही है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अमेठी दौरे पर पहुंची सांसद स्मृति ईरानी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल सांसद के दौरे को देखते हुए स्थानीय लोगों ने हर साल होने वाले बाढ़ के नुकसान की शिकायत की, जिसके बाद स्मृति ईरानी लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर उनके खेतों का जायजा लिया और वहीं पर जिले के डीएम और अन्य अधिकारियों को बुलाकर लोगों की समस्याएं रखी, जिस पर अधिकारियों के बहाने सुनकर सांसद ने उनको जमकर फटकार लगाई। सरयू नदी और तेजी से कटान हो रहा है। कटान की जद में मकान आ गए हैं। पल भर में ही सरयू नदी में एक मकान देखते देखते समा गया। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उफान पर है सरयू नदी और तेज कटान के चलते सरयू कटान की जद में ये मकान आया और देखते ही देखते ये मकान सरयू में समा गया, जमीन दोज हो गया, पानी में डूब गया। सीतापुर में 2 दिन से लगातार बारिश होने से लोगों का आम जीवन पर इसका असर तो पड़ रहा है, वहीं इसका भारी खामियाजा किसानों को झेलना पड़ रहा है। ब्लॉक सकरन के गांव में किसानों के खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से बारिश में चौपट हो गई। खेतों में लगी धान, गन्ना, उड़द आज जो फसलें थी जलमग्न हो गई और किसानों को भारी नुकसान हुआ। आंधी तूफान आने से गन्ने की फसल गिर गई। अन्य फसलों के गिर जाने से जानवर भी फसलों को चर रहे हैं। धान के फूल गिर गए हैं। किसानों को करीब 30 से 40% का नुकसान हुआ है। मथुरा से पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बरसात से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर से वृंदावन के केसी घाट स्थित परिक्रमा मार्ग बाधित हो गया। बावजूद इसके श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर परिक्रमा कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने अभी तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। हर वक्त यहां पर हादसे का डर बना हुआ है।
प्रतापगढ़ में सई नदी उफान पर है, जिससे रिहायशी इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। बाढ़ का पानी घरों तक पहुंचने से कई मोहल्ले जलमग्न दिखाई देने लगे, जिसकी वजह से इलाके के कुछ लोग पलायन कर चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से सई नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जलमग्न हो चुके इलाकों की निगरानी कर रहा है। साथ ही नदी के बढ़ते जलस्तर पर भी नजरें बनी हुई हैं। और बस्ती में भारी बारिश से जलभराव के हालात बने हैं, लेकिन सीएम के आदेश के बाद भी नगर निगम अधिकारी सुध नहीं ले रहे, जिससे शहर का सबसे व्यस्त रास्ता अभी भी तालाब नजर आ रहा है और इलाकों के लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंच गया है। लोग पिछले 2 दिन से मुश्किलों से घिरे हैं। हरैया नगर पंचायत के अधिकारी न तो जलभराव की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे और न ही मुश्किलों में घिरे लोगों के लिए कोई राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जबकि लगातार हो रही बारिश से शहर में हादसे भी हो रहे हैं। परशुरामपुर थाना क्षेत्र में एक मकान की दीवार ढहने से परिवार के 10 सदस्य दब गए, जिससे 2 बहनों की मौत हो गई, जबकि परिवार के 8 सदस्यों का इलाज जारी है। तो बाबू यही माँ के आई थे जाई थे, यही माँ लड़के परेशान हैं, चाहे जोन काट ले चाहे जोन मर जाए, कोनो पता ना है, क्यों सुनवाबे नहीं करत है। किसी ने शिकायत किया? हाँ, कहा गए आज बनी गए काल बनी, आज 2 साल का दिन बीता जाता है, कोनो सुनवाई नहीं है। पानी भरा हुआ चेयरमैन से कहें हम क्या करिए, क्यों नहीं आओ पक्का में हमरे लड़के झीन झीन में पानी घर में सब रेंगत बाटिन, कहाँ बनावे कौन मेरे के खाए, कहाँ जाए। 3 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है और पूरे घर में पानी हिल गया, बच्चे पूरे परेशान हैं। यहाँ आज जो अभी 2 घंटे पहले चेयरमैन साहब आए थे, हमारी भतीजी जब पूछे कुछ तो कह रहे हैं कि इसमें हम क्या करें। वाराणसी में युवा चेतना ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विद द हेल्प ऑफ यूथ सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, आईआईटी पटना के निदेशक डॉक्टर टीएन सिंह, गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका शामिल हुए। कार्यक्रम में कहा गया कि समय समय पर युवाओं की मदद से देश की तरक्की के लिए रास्ते आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद तक ने खोजे हैं और इसी दिशा में युवा चेतना मंच भी देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा है। इस दौरान लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने कहा कि किसी भी क्रांति में सबसे अहम योगदान युवाओं का ही होता है। कि आज युवा चेतना ने बनारस में ताज होटल के सभागार में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विद द हेल्प ऑफ यूथ सब्जेक्ट पर सेमिनार का आयोजन किया है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, भारत के माननीय लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी और देश की तमाम बड़ी हस्तियों का आज आगमन हुआ है। हमने यह चर्चा किया है कि कैसे नौजवानों के और श्रम के माध्यम से भारत के खोए हुए वैभव, विश्वगुरु और सोने की चिड़िया को अर्जित किया जा सकता है। भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है।